तो दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सनसेट इन्फो पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबके कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का भी सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दीजिए, तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। बट मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि कुछ इशूज़ की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट आज की इस वीडियो में मैं आप सबको जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, उसमें 75 क्वेश्चन आए थे। तो आज उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग अपनी जो है एग्जाम कापी जो है आपका क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइए और मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और इसी हिसाब से आप अपना अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपको इंग्लिश में कितने मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वाज बॉर्न इन कैलकाटा ऑन 15 अगस्त। यानी कि पहले क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन से लेखक हैं जिनका जन्म 15 अगस्त को कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो है वो आपका है श्री अरविंद, और दूसरा है ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है तारुदत्त और चौथा है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों जो है आपका सही उत्तर है वो होगा आपका पहला, यानी कि जो श्री अरविंद घोष जी हैं इनका जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त को हुआ था। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पूछा है कि अरविंद से मैग्नम ओपस द फिलोसॉफिकल एपिक सावित्री स्टार्टेड अपियरिंग इन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पहला, यानी कि 1945 ओनवर्ड्स। आपको यह पहला आंसर आपका करेक्ट है। और अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि द लाइफ डिवाइन इज अ वेल नोन वर्क ऑफ। तो इसका जो उत्तर है, दूसरे का उत्तर है वो है आपका श्री अरविंद घोष जी का। यहाँ पे तीसरा है, तीसरा इनका इसका सही उत्तर है। और जहाँ पे आपका जो पांचवा है, पांचवे में ये पूछा है कि अरविंदस मास्टर पीस सावित्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू बुक्स। यानी कि अरविंद का जो मास्टर पीस जो उनका महाकाव्य है सावित्री, वो कितनी किताबों में विभाजित उसे किया गया है। तो इसका उत्तर है जो आपका वो है दूसरा, यानी कि जो है सावित्री को 12 किताबों में डिवाइड किया गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है नो वन कैन राइट अबाउट माई लाइफ बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन ऑन द सर्फेस ऑफ मेन टू सी हु रोड दिस। यानी कि ये जो लाइन है इसे किसने लिखा है। तो इसका जो सही आंसर है आपका तीसरे क्वेश्चन का, इसका सही आंसर है पहला, श्री अरविंद जी ने ये लाइन लिखी है। और आप यहाँ पे छठवां क्वेश्चन देखेंगे तो छठवें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन अरविंद्स पोयम द बर्ड ऑफ फायर द बर्ड सिम्बलाइजेज। यानी कि जो अरविंद जी की कविता है द बर्ड ऑफ फायर, उसमें जो बर्ड शब्द है यानी कि जो पक्षी शब्द है वो किसका प्रतीक है, क्या सिम्बलाइज करता है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो सोल्स एविएशन है, जो आपका सोल्स एविएशन है, बर्ड जो है आपका वो सोल्स एविएशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे नीचे आएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो आपका जो सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन में ये पूछा है विच वर्क ऑफ श्री अरविंद इज अ ट्रांसलेशन ऑफ कालिदास विक्रमोर्वशीय। यानी कि श्री अरविंद घोष जी ने कालिदास का जो एक नाटक है बहुत फेमस है संस्कृत में विक्रमोर्वशीयम, उसका अनुवाद किस नाम से किया। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन चौथा है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो अरविंद घोष जी हैं उन्होंने द हीरो एंड द निम्फ नाम से कालिदास के विक्रमोर्वशीय जो संस्कृत में है नाटक का रूपांतरण किया था। और यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन में ये पूछा है टैगोर रोट प्राइमरली इन। यानी कि टैगोर के लेखन की जो भाषा थी, तो यहाँ पे गलती से स्क्रीनशॉट हो गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 10वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि टैगोर रोट प्राइमरली इन, यानी कि टैगोर के लिखने की जो प्राथमिक भाषा थी, यानी कि वो किस भाषा में अधिकांश लेखन करते। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में ये पूछा है इंग्लिश, दूसरे में हिंदी, तीसरे में बंगाली और चौथे में फ्रेंच। तो आपको पता है कि टैगोर जी जो थे वो पश्चिम बंगाल से रिलेट करते थे, तो उनकी जो प्राइमरी लिखने की अधिकतर भाषा थी वो उनकी थी बंगाली। और यहाँ पे जो है 8वें क्वेश्चन में ये पूछा है रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर फॉर हिज मास्टरपीस। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के किस रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आपको इसका उत्तर आना चाहिए क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, मोस्टली उसमें यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसका जो है उत्तर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गीतांजलि। आप सबको पता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, और उन्हें यही रचना जो है इनकी गीतांजलि, इसी पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था।
तो आप यहाँ पे देखेंगे 11वां क्वेश्चन है 8वें क्वेश्चन के सामने। इसमें ये पूछा है कि इन विच ईयर वाज टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था वह उन्हें किस साल में मिला था। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका 11वें का दूसरा, 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और आप यहाँ आएंगे तो नीचे 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में ये पूछा है विच पोएम ऑफ द टैगोर वाज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली, यानी कि 9वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा वह पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो पहले इंग्लिश में लिखा गया था और बाद में उसे बंगाली में ट्रांसलेट किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला, द चाइल्ड। और इसके बाद 9वें क्वेश्चन के सामने आपका 12वां क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा है कि द पोएम साइलेंट स्टेप्स हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यानी कि जो पोएम है साइलेंट स्टेप्स उसे किसने कंपोज किया, किसने उसकी रचना की है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पहला, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने द साइलेंट स्टेप्स पोएम की रचना की है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो 13वां क्वेश्चन में ये पूछा है कि हु हैज़ रिटन द रेमनिसेंस, यानी कि रेमनिसेंस किसने लिखा है। तो इसका जो है आंसर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे 16वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि भावनी भट्टाचार्य गार्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर, यानी कि भावनी भट्टाचार्य जो एक साहित्य लेखिका है इंग्लिश में, उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब किस साल में मिला। तो इसका जो है आंसर आपका है 1966 में उन्हें मिला था। तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे जो 14वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है हु रोट अ मेमोरेबल इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि, यानी कि गीतांजलि का मेमोरेबल इंट्रोडक्शन किसने लिखा है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है कि टे.एस. एलियट, दूसरा है W.B. यीट्स, तीसरा है W.H. ऑडेन और चौथा है E.M. फॉर्स्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 14वें क्वेश्चन का आपका जो है सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, W.B. यीट्स। गीतांजलि का मेमोरेबल इंट्रोडक्शन इन्होंने ही लिखा था और इनका जो है पूरा नाम है विलियम बटलर यीट्स है। और 14वें क्वेश्चन के सामने आपका जो है 17वां क्वेश्चन, उसमें ये पूछा है कि विच नॉवेल ऑफ भावनी भट्टाचार्य डिपिक्ट्स द चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962। तो यहाँ पे 17वें क्वेश्चन का आपका जो है आंसर है वो है शैडो फ्रॉम लद्दाख, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर मैच करते रहिए और यहाँ पे आप अंत में आप ना देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत, और मुझे कमेंट भी करना। तो यहाँ पे 15वें क्वेश्चन में ये पूछा है टैगोर्स नॉवेल गोरा वाज पब्लिश्ड इन, यानी कि टैगोर जी का रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो नॉवेल गोरा है वो किस साल में पब्लिश हुआ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है तीसरा, 1910 में गोरा नॉवेल पब्लिश हुआ था। और 15वें क्वेश्चन के सामने आपका 18वां है। 18वें में ये पूछा है कि इन विच नॉवेल भट्टाचार्य टेल्स द स्टोरी ऑफ कलकत्ता बार्न ब्राह्मण गर्ल, इसका जो करेक्ट आंसर है 18वें का आपका है दूसरा, म्यूजिक फॉर मोहिनी। इसी में उन्होंने मोहिनी की जो है कहानी बताई है और जो मोहिनी है यह कलकत्ता की थी। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कौजली इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन भावनी भट्टाचार्य नॉवेल, यानी कि जो कौजली है केंद्रीय पात्र है भावनी भट्टाचार्य के किस उपन्यास का जो है कौजली मतलब केंद्रीय पात्र है, यानी कि पूरी कहानी उसी के अराउंड घूमती रहती है उस नॉवेल की। तो आपका 19वें का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला, सो मेनी हंगर्स। इस उपन्यास की जो कहानी है वो उस कौजली पर केंद्रित है। और यहाँ पे 19वें के सामने 22वां क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा है 22वें में विच फीमेल कैरेक्टर ऑफ R.K. नारायण इज अ ट्रू डिसिपल ऑफ गांधी। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, भारती। और 20वें क्वेश्चन में ये पूछा है भावनी भट्टाचार्य फर्स्ट पब्लिश्ड बुक वाज, यानी कि भावनी भट्टाचार्य की वह कौन सी बुक थी जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो इसका उत्तर है सो मेनी हंगर्स, पहला ही आंसर आपका करेक्ट है। सो मेनी हंगर्स ये जो बुक है इनका नॉवेल पहले प्रकाशित हुआ था। और 23वें में ये पूछा है ऑन विच नॉवेल ऑफ R.K. नारायण अ वेरी पॉपुलर फिल्म वाज मेड। तो यहाँ पे आपका जो है 23वें का जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, द गाइड। दोस्तों आपको पता है कि R.K. नारायण का जो एक उपन्यास था उस पर यह फिल्म बनी है द गाइड। अगर आपने वो पिक्चर नहीं देखी है तो आप देख भी सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे 21वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच करेक्टर ऑफ R.K. नारायण टीचेस इंग्लिश इन अ कॉलेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 21वें का वो है पहला, कृष्णन जो है वो कॉलेज में इंग्लिश मतलब टीच करते थे। और 24वें में ये पूछा है कि हु इज़ नोन फॉर मालगुडी टेल्स, यानी कि मालगुडी की कहानियों के लिए कौन जाना जाता है। तो 24वें का क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका R.K. नारायण, यानी कि दूसरा ऑप्शन R.K. नारायण जी हैं।
और 25वें में ये पूछा है कि अरबिंदो सावित्री इज, तो यह आपका अरबिंदो का जो सावित्री है वो एक एपिक पोयम है। और यहाँ पे आपका 28वें में ये पूछा है कि विच नॉवेल ऑफ आर के नारायण वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1966, यानी कि आर के नारायण के कौन से उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो इसका जो उत्तर है 28वें क्वेश्चन का आपका उत्तर है दूसरा, द गाइड। जैसा कि मैंने बताया कि इनके इस उपन्यास पर एक मूवी बनी थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी, उस मूवी का भी नाम गाइड था। और उसके बाद 26वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि टैगोर्स गोरा इज अ नॉवेल ऑन द फ्लेम ऑफ, यानी कि टैगोर के जो गोरा नॉवेल में उसमें क्या वर्णित किया गया है, किस पे ये बेस्ड है। तो ये बेस्ड है आपका ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां है। तो 29वें में ये पूछा है कि नेम द नॉवेल इन विच आर के नारायण हैज पोर्ट्रेड अ फॉरेन लेडी, यानी कि आर के नारायण का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें एक फॉरेन लेडी को पोर्ट्रेट किया गया है। तो 29वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, द पेंटर ऑफ साइंस। और 27वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ आर के नारायण, यानी कि आर के नारायण जी का जो पहला नॉवेल था वह कौन था। तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी एंड द फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 30वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच इज द ओनली नॉवेल ऑफ आर के नारायण इन विच ही है डिपिक्टेड को वाइफ। तो आपका जो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका है तीसरा, द गाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन। और उसके बाद में एक तीसरा क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद, यानी कि मुल्कराज आनंद जी का जो पहला उपन्यास है वो कौन था। तो इसका आपका आंसर होगा तीसरा, अनटचेबल। ये इनका पहला उपन्यास था। और 34th क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच नॉवेल हैज़ बीन कॉल्ड अ करेक्टर नॉवेल बाय एडविन म्यूर। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है 34th क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा अनटचेबल, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपका 32वां क्वेश्चन आएगा। तो 32वें क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि इन हिज नॉवेल मुल्कराज आनंद मेनली डील्स विद, यानी कि मुल्कराज आनंद के जो नॉवेल्स है उनमें उन्होंने किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है, यानी कि किस वर्ग का चित्रण किया है। तो यहाँ पे आपका उत्तर चौथा हो जाएगा कि लोअर क्लास। उन्होंने गरीब लोगों का मतलब चित्रण किया है, उनका जो नॉवेल्स है वो गरीब लोगों की कहानियों पर आधारित है। तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 35वें प्रश्न में ये पूछा है कि हु इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, यानी कि द ओल्ड वुमेन एंड द काउ की जो मतलब है नायिका है, इस नॉवेल की नायिका वो कौन है। तो इसका उत्तर आपका है जो है दूसरा, 35वें का दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट है वो है गौरी। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट बायोट ऑन हिंदुइज्म, दिस सेंटेंस अकर्स इन द नॉवेल। ये मतलब यानी कि ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक दी गई है ये किस नॉवेल में लिखी गई है। तो यह आपका जो करेक्ट आंसर है 33वें क्वेश्चन का, ये है आपका दूसरा, अनटचेबल। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर वाला। तो इसमें ये पूछा है कि सरोजनी नायडू कंपोज्ड एन इंग्लिश पोएम एट द एज ऑफ 12, यानी कि मतलब इसका आंसर जो है मैंने बता दिया कि 12 है, यानी कि सरोजनी नायडू जी ने किस उम्र से ही कविता मतलब जो पोएम रचना है, पोएम लिखना आरंभ कर दिया था। तो वो है 12 साल की उम्र से ही इन्होंने अपना जो है काव्य लेखन शुरू कर दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 नंबर। तो यहाँ पे 37th क्वेश्चन में ये पूछा है कि सरोजनी नायडू सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम द बर्ड ऑफ द टाइम केम आउट, यानी कि सरोजनी नायडू का जो पोएम था द बर्ड ऑफ टाइम उसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका 1912, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और 38वें क्वेश्चन में 40वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि सरोजनी नायडू प्रिजाइडेड ओवर द कांग्रेस, यानी कि सरोजनी नायडू को कांग्रेस में कब सम्मिलित किया गया है। तो ये इनका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 40वें क्वेश्चन का, ये है आपका तीसरा, 1925 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। और इसके बाद जो आपका 41वां क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि कमला मार्कंडेय फर्स्ट नॉवेल, यानी कि कमला मार्कंडेय जो एक लेखिका थी उनका पहला नावल कौन था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है पहला, नेक्टर इन अ सीव, ये इनका पहला नावल था। और 42वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि रुक्मिणी इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन, यानी कि रुक्मिणी नाम की जो लड़की है वो मतलब किस नावल में जो उसे सेंट्रल कैरेक्टर का दर्जा मिला है, यानी कि किस नावल की कहानी रुक्मिणी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है 42 क्वेश्चन का, वो है आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो है नेक्टर इन अ सीव। और उसके बाद में आपका 38वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच पोएम ऑफ सरोजनी नायडू इज एड्रेस्ड
टू द गांधी, यानी कि सरोजिनी नायडू का वह कौन सा पोएम है जिसमें उन्होंने गांधी जी को संबोधित किया है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा चौथा, नैन, यानी कि अवेक, द लोटस, इंडियन वीवर्स, इन तीनों पोएम में सरोजिनी नायडू जी ने महात्मा गांधी जी को संबोधित नहीं किया है। द अवेक में उन्होंने भारत माता को संबोधित किया है, और द लोटस में उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती और शायद दुर्गा जी के आधार पर कविता लिखी है, और जो इंडियन वीवर्स है उसमें भारतीय जुलाहों को संबोधित किया गया है। और सरोजिनी नायडू जी ने गांधी जी को अपने द्वारा लिखे गए एक पत्र में संबोधित किया था। तो आपका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जो 39 वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 39 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें ये पूछा है कि विच इज सरोजिनी नायडू लास्ट कलेक्शन ऑफ पोएम, यानी कि सरोजिनी नायडू की कविता संग्रह का लास्ट कलेक्शन क्या था, मतलब कविता संग्रह का जो अंतिम बुक थी वो क्या थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है द बर्ड ऑफ टाइम, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद में 43 क्वेश्चन है, तो आप इस देखेंगे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन विच नॉवेल ऑफ कमला मार्कंडे द सीन शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड अमेरिका एंड अगेन बैक टू इंडिया, यानी कि कमला मार्कंडे के कौन से उपन्यास में जो अंतिम सीन है वो आपका इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, फिर वहाँ से इंडिया से इंग्लैंड शिफ्ट हो जाता है, फिर वहाँ से अमेरिका, और वहाँ से सीन फिर वापस इंडिया आता है। तो यहाँ आपका 43rd क्वेश्चन जो है आपका उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 4, यानी कि नेक्टर इन अ सीव। और अगला क्वेश्चन जो है आपका उसमें ये पूछा है विच नावल ऑफ कमला मार्कंडे इज कंसिडर्ड टू बी अ हिस्टोरिकल नावल। तो इसका जो 44th क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला नेक्टर इन अ सीव। और उसके बाद में 47th क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच इज़ द लास्ट नावल ऑफ नयन तारा सहगल, यानी कि नयन तारा सहगल जी का जो लास्ट नावल था वो कौन था, 47th क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो है आपका ये है चौथा ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ द एबव। और उसके बाद में 45th क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन अ हैंड फुल राइस नलिनी इज द डॉटर ऑफ एपेर हु इज बाय प्रोफेशन। इसमें ये पूछा है कि जो आपका नॉवेल था अ हैंडफुल ऑफ राइस, यानी कि मुट्ठी भर चावल, उस नॉवेल में जो नलिनी नाम की लड़की थी उसके पिता जो थे अपू, उसमें वो उनका प्रोफेशन क्या था, तो वो एक टेलर थे, और ये जो अपू है ये रवि के दोस्त थे। और यहाँ पे 48th क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रिजन एंड चॉकलेट केक इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी कि प्रिजन एंड चॉकलेट केक ये जो आत्मकथा है वो किसकी है। तो यहाँ पे आपका जो 48th क्वेश्चन है इसका जो आपका आंसर है वो आपका पहला है, नयन तारा सहगल जी की ये आत्मकथा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच इज़ द फर्स्ट नावल रिटेन बाय नयन तारा सहगल, यानी कि नयन तारा सहगल द्वारा लिखित कौन सा नावल है जो उनका पहला नावल है, नयन तारा द्वारा लिखित पहला नावल कौन सा है। तो इसका जो है आपका 46th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अ टाइम टू बी हैप्पी, ये इनका पहला नावल था। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि सनद इज द मेन कैरेक्टर इन, यानी कि सनद नाम का जो पात्र है वो मेन कैरेक्टर किस कहानी में है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, अ टाइम टू बी हैप्पी। और यहाँ पे फिर जो आपका 50वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि इन विच नॉवेल ऑफ नयन तारा सहगल डिवोर्स एक्चुअली टेक्स प्लेस, यानी कि नयन तारा सहगल के कौन से उपन्यास में तलाक वास्तव में घटित होता है। तो आपका जो है 50वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द डे इन द शैडो, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि द ऑथर ऑफ द लास्ट लीफ इज, यानी कि द लास्ट लीफ के ऑथर कौन है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन करेक्ट है, जो द लास्ट लीफ के ऑथर जो है वो है ओ हेनरी। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि कमला मार्कंडेज द नाउ वेयर मैन इज अबाउट। तो इसका जो है ऑप्शन है आपका करेक्ट है पहला, कलर्ड इमिग्रेंट्स इन यूके। और तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय गाय दे माउपाशांत। तो आपका 54th क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है आपका द नेकलेस, ये है आपका पहला आंसर आपका सही है। और आपका जो है 55th क्वेश्चन उसमें ये पूछा है कि द ऑटोबायोग्राफी इज द लिटरेचर ऑफ सेल्फ रिविलेशन इन द फॉर्म ऑफ अ जर्नल, अ डायरी, एन ऐसे ऑल दिस। तो आपका चौथा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका आत्मकथा है वो जर्नल के फॉर्म में भी हो सकता है, डायरी के फॉर्म में भी हो सकता है, और ऐसे के फॉर्म में भी हो सकता है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद में 52nd क्वेश्चन में ये पूछा है कि
नेक्टर इन अ सीव बाय कमला मार्कंडे डिपिक्ट्स द कंडीशन ऑफ, तो इसमें आपका जो है पहला रूरल इंडिया यानी कि शासकीय भारत का है जो इसमें वर्णन दर्शन मतलब वर्णन किया गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो 56th क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि इमेजनरी हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग, तो जो है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, द कॉन्सोनेंट इनटू एब्स्ट्रैक्ट। और आपका जो 57th क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है ह्यूमर स्टैंड्स फॉर कॉमिकल सेंसिबिलिटी in a people and situations, such a sensibility may be visual, verbal, inherent in a combination of events या फिर all of the above। तो इसका जो 57th क्वेश्चन है इसका जो है आपका ऑप्शन 4th करेक्ट है, all of the above। और उसके बाद में जो 60 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि ड्रीम चिल्ड्रन इज एन एसे रिटेन बाय, यह पहला ऑप्शन आपका है चार्ल्स लैम्ब, यही आपका करेक्ट है, चार्ल्स लैम्ब ने द ड्रीम चिल्ड्रन लिखा है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे 58th क्वेश्चन में ये पूछा है, नरेशन टाइप का है, इसमें ये पूछा है कि हु सेड रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, तो ये जो कथन है ये किसका है, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है फ्रांसिस बेकन जी ने ये लाइन कही थी, तो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। और उसके बाद में 61वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसियस्ट, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 क्वेश्चन का, वो है पहला चार्ल्स लैम्ब जी को द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसियस्ट के नाम से जाना जाता है। और 59वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि टेल द कंपोजर ऑफ फॉलोइंग लाइन, यानी कि ये जो लाइन लिखा है वो किसने लिखा है, और जो आपका लाइन है वो है स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर द एबिलिटी, तो ये लाइन किसने कहा था, तो आपका जो है 59वें क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका फ्रांसिस बेकन जी ने ये लाइन कही थी, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 62वें क्वेश्चन में आपका ये पूछा है कि हु सेड आई शैल एंडिवर टू इनलाइटन मोरलिटी विथ विट एंड टू टेम्पर विथ मोरलिटी, तो ये लाइन जो है किसने कहा था, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है जोसेफ एडिसन जी ने कहा था, तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तीसरे क्वेश्चन में 63वें क्वेश्चन में ये पूछा है वर्जीनिया वुल्फ वाज द डॉटर ऑफ एन इमेंट विक्टोरियन क्रिटिक एंड स्कॉलर हु वाज ही, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63वें क्वेश्चन का, वो है चौथा लेजिले स्टीफन। और उसके बाद में 66वें क्वेश्चन में ये पूछा है द विजन ऑफ मिर्जा इज अ पॉलिटिकल, एक मिनट इस पेपर में दिख नहीं रहा, हाँ, तो 66वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि द विजन ऑफ मिर्जा इज अ पॉलिटिकल एलेगोरी बाई, 66वें क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है जोसेफ एडिसन जी, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद में 64वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि टू विच पीरियड वर्जीनिया वुल्फ बी बिलोंग, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ थी जो वो कौन से मतलब समय से बिलोंग करती, तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे में आपका है 20वीं सेंचुरी, तो वर्जीनिया वुल्फ थी जो वो 20वीं शताब्दी से बिलोंग करती थी। और उसके बाद में 67वें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि इन विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी हैव पैरेलल ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन विद अपोजिंग आइडियाज ऑफ थिंग्स, तो आपका जो है ये तीसरा ऑप्शन एंटीथेसिस ये है ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद में 65वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हु इज़ नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन हिज प्रोज, यानी कि 65वें क्वेश्चन का जो आपका उत्तर है वो है पहला चार्ल्स लैम्ब जी जाने जाते हैं मतलब इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन हिज प्रोज। और 68वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इमेजरी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थॉट्स विविड बाय प्रेजेंटिंग इट टू द माइंड इन द फॉर्म ऑफ एजेस विच स्टिमुलेट द सेंसेस अराउज द सफरिंग अपील टू आवर रीजनिंग ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे पूछा है तो जो आपका पूछा है क्वेश्चन में वो आपका करेक्ट आंसर है चौथा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो आपका इमेजरी है वो आपके सेंसेस को भी इवोक करता है और सफरिंग को भी अराउज करता है और आपके मतलब रीजनिंग को है वो उसको भी अपील करता है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि विच वन इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ बैकेंस एसे, यानी कि बैकेंस एसे का कौन सा विषय नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साइंटिफिक रीजन। और उसके सामने जो क्वेश्चन है 73वां उसमें ये पूछा है द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज कन्वर्ट डाटा इनटू, यानी कि जो कंप्यूटर का जो बेसिक गोल है वह डाटा को किस में कन्वर्ट करता है, तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और इसमें ये पूछा है कि 17वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द कंप्यूटर, इसमें पूछा है कंप्यूटर क्या है, तो आपका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दूसरा है पावर मशीन, तीसरा है इलेक्ट्रिक मशीन, चौथा है नैन ऑफ दीज,
तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग गलत किए होंगे, क्योंकि आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका पहला, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन कुछ दोस्तों ने ये टिक किया होगा कि इलेक्ट्रिक मशीन। तो आपका, आप देखिए आपने 17वां क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट टिक किया है। और उसके बाद में 74वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ईमेल स्टैंड्स फॉर, यानी कि ईमेल किसके लिए स्टैंड करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो पहला है उसमें ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक मेल, दूसरे में पूछा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तीसरे में पूछा है इलास्टिक मेल, चौथे में पूछा है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है आपका है दूसरा है, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने इलेक्ट्रिक मेल को टिक किया होगा, जो कि गलत है। और उसके बाद यहाँ पे है 71, मतलब 71वां क्वेश्चन। उसमें ये पूछा है कि कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि वह कौन सा कंप्यूटर का अंग है जो उसे कंट्रोल करता है। तो इसका जो है उत्तर होगा सीपीयू, लेकिन यहाँ पे सीपीयू दिया नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है चौथा, नन ऑफ द दी। और उसके बाद में 72वें क्वेश्चन में ये पूछा है, 72वें क्वेश्चन में ये पूछा है द इंफॉर्मेशन यू पुट इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पुट करते हैं वो क्या कहलाता है। फैक्ट्स, डाटा, फाइल्स, डायरेक्टरी। तो यहाँ आपका जो हम इनपुट कंप्यूटर में पुट करते हैं वो आपका डाटा कहलाता है। और उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका 75वां। उसमें ये पूछा है कि सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, यानी कि ईमेल सेंड करना किसके समान है। राइटिंग अ लेटर पहला ऑप्शन है, दूसरा है ड्राइंग अ पिक्चर, और तीसरा ऑप्शन है आपका टॉकिंग ऑन द फोन, और चौथा ऑप्शन आपका ये है सेंडिंग ए पैकेज। तो आपका जो है पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू द राइटिंग अ लेटर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जितने भी दोस्तों ने इंग्लिश का एग्जाम दिया है तो उन्हें भी ये वीडियो सेंड कीजिए, ताकि वो भी अपना आंसर मैच कर ले कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि उन्हें कितने मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स का भी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए पेपर का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन सब्जेक्ट्स का भी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँ। दोस्तों अभी मैं आगे अदर सब्जेक्ट्स के भी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए।